साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि ये तो मात्र टेलर है, पिक्चर तो या फिर बिहार के हर नौजवान ने पत्रकार बनने की ठान लिया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक साइड ले लो, कोई भी ना सामने से हटा लो, एक साइड कर लो। ये जो कैमरे वाले बिहार के राजधानी पटना पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में समाधान रैली के अवसर पर मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं यहाँ की लीडरशिप का, आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश कमेटी का, परमंडल कमेटी का, जिला कमेटी का, विधानसभा बूथ कमेटी के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो जितना पे उतने पे कर लीजिए। आज समाधान रैली में अपनी बात को रखते हुए मैं सबसे पहले सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। उनमें भी करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव और संत कबीर जी को नमन करता हूं। साथ साथ ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महाराजा चौहरमल, बिजली पासी, अर्जक संघ के संस्थापक सदस्यों में रहे चौधरी महाराज सिंह भारती, महामना रामसुरु वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे गुरु मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करता हूं। आज हम सब लोग एक विशेष उद्देश्य के लिए पटना में इकट्ठा हुए हैं और जब मैं यहां आया और जिस तरह का प्यार, जिस तरह की संख्या मैंने आपकी देखी तो मेरा विश्वास मजबूत हुआ कि समाधान सुनिश्चित है। आपकी समस्याओं का समाधान आने वाले कल में सुनिश्चित है, क्योंकि जब जब आप अपनी समस्याओं के लिए ईमानदारी से काम करोगे और समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करोगे तो क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और बिहार तो लोकतंत्र के जननायकों में से बड़े बड़े नेता जिन्होंने बिहार में जन्म लिया, ये क्रांतिकारी धरती है। यहाँ की समस्याओं का हल तो बहुत जल्द सुनिश्चित हो जाएगा। आज आपका जुटा ये जनसमूह इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाला कल कमजोरों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का और हर जातियों के गरीब लोगों का है। ऐसा विश्वास मेरा आज आपकी संख्या के आधार पर यहाँ मजबूत होगा। साथियों, मैंने बहुत सारी समस्या आपकी सुनी, वक्ताओं के माध्यम से, मंच
लंबे समय से जिम्मेदारी से इस मंच की तरफ देख रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में नौजवान और जिम्मेदार लोग भी पहुंचे हैं। हालांकि आप भी जानते हैं कि पहले ये रैली एकदम फेल हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि वो आपकी शक्ति से अनभिज्ञ है, उनको आपके संघर्ष की जानकारी नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लगा कि अगर एक की जगह कार्यक्रम किसी अन्य तिथि में होगा तो कार्यक्रम सफल नहीं होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि ये तो मात्र ट्रेलर है, पिक्चर तो हमारे साथियों, ये दिन 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है। 16 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। ब्रिटिश हुकूमत के अधीन होने के कारण इस देश में बहुत सारे हक अधिकार हक वंचित समाज के लोगों ने, यहाँ तक कि देश में सदियों से चली आ रही कुप्रथाएं भी थी, जिनमें विधवा विवाह न होना, बाल विवाह होना, महिलाओं को सती प्रथा जैसी कुरीतियों का सामना करना और भी ऐसी बहुत सारी कुरीतियां और प्रतिबंध लगा के हक वंचित समाज के लोगों को गरीबी, बेबसी, लाचारी और जुर्म जाति का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया था। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आज भी आपकी समस्याओं में ये समस्याएं प्रमुख हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान जो बुनियादी जरूरत है, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, सर ढकने के लिए छत, पीने के लिए साफ पानी और आत्म सम्मान का जीवन, ये बुनियादी जरूरतें हैं। 75 साल की आजादी के बाद भी आज तक सरकारें अंतिम व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छे कपड़े और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराने में कामयाब नहीं हो पाई। ये इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेलियर है। जो काम आजादी के 10 सालों के अंदर हो जाना चाहिए था, वो काम आजादी के 75 सालों के बाद भी नहीं हुआ है। इसका उदाहरण ये है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं। अगर इस देश में लोगों की जेब में पैसा होता, वो गरीबी के जीवन से निकल पाते, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन नहीं देना पड़ता। क्योंकि भारत का खून स्वाभिमानी खून है, ये हाथ फैलाने में नहीं, मजबूती से संघर्ष करने में भरोसा रखता है। समय में आजाद हुए देश अगर बहुत दूर ना जाके कहीं चाइना को देखा जाए, भारत की इकोनॉमी, यहाँ के नेतागण 5 ट्रिलियन बनाने की बात करते हैं। अगर हम चाइना की इकोनॉमी से उसकी तुलना करें तो हम 1/4 पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। एक समय में आजाद हुए देशों में इतना अलग अलग तरह का आर्थिक गैर बराबरी का जो उदाहरण मिलता है, ये इस बात का उदाहरण है कि आज भी इस देश का अंतिम व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। जब हम लोग आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, अभी पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में ये कहा गया प्रधानमंत्री जी द्वारा कि 75 साल हो गए हैं, ये अमृत काल है। ये कैसा अमृत काल है जहां एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि रोज महिलाओं के शरीर की धज्जियां उड़ाई जाती है, सामूहिक बलात्कार होते हैं, महिलाओं को तेजाब से नहलाया जाता है, महिलाओं की अस्मत को रोंदा जाता है, महिलाओं को दफ्तरों में और दफ्तरों के बाहर और गांव में सामंती व्यवस्था के आगे
अपने आत्म सम्मान की रक्षा वो नहीं कर पाती, ये भी हमारे सामने ही है। और सरकारें कहती है और व्यवस्था कहती है कि भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को पूजा जाता है। मेरे बराबर में मीडिया की बहनें खड़ी हैं, नीचे महिलाएं जो पुलिस की नौकरी कर रही है वो बहनें भी खड़ी हैं। कभी उनके मन से भी पूछ के देखना कि रात को 10-11 बजे क्या वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी प्रदेश में क्या ईमानदारी से निकल सकती है? सच ये है वो अकेले तो छोड़िए, वो परिवार के साथ भी आज नहीं निकल सकती है। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती है कि हृदय कांप जाता है। और कुर्सी में बैठे नेता और उनके चाटुकार अधिकारी ऐसी ऐसी घटनाओं पे आंखें बंद कर लेते हैं। जब मैं बिहार के साथियों से बात करता हूं तो पता लगता है 13 साल की बच्ची का रेप हुआ, 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, 15 साल की बच्ची गायब हो गई, 2 सगी बहनें गायब हो गई, कहीं मार के 2 बहनों को लटका दिया गया। तो ऐसा महसूस होता है कि देश में गरीबों का, और गरीबों में भी दलित पिछड़े आदिवासियों का, उनकी बच्चियों की इज्जत का कोई मोल नहीं है। यहाँ देश में कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, गधे, घोड़े की इज्जत है, उनका भी सम्मान है, लेकिन इंसानों का सम्मान नहीं है। तो ये महसूस होता है कि ये सरकारें किसका काम कर रही है? क्या ये गरीबों का काम कर रही है या ये अमीरों का काम कर रही है? जहाँ हमारे सेना में घोर जातिवाद और अपमान का सामना करने वाले हमारे साथी भी यहाँ मौजूद हैं, जो लंबे समय से इस गैर बराबरी और इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सत्ता के पास भी गए और विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के पास भी गए, लेकिन इनकी समस्या का समाधान सरकार नहीं कर पा रही है। इसका मतलब सरकार नहीं चाहती कि सेना के साथियों के तिरंगे को उठाने वाले साथियों का सम्मान होना चाहिए। सम्मानित साथियों, मैं किस किस की पीड़ा आपके सामने रखूं? मैं तो ये समझता हूं आज नहीं तो कल इस देश के नौजवान को अपने गरिमाई जीवन के लिए संघर्ष करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक इस देश का नौजवान और इस देश में भी बिहार का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा होके इस जुल्म, जाति, गरीबी, बेबसी, लाचारी की बेड़ियों को काटने का काम नहीं करेगा, तब तक इन सत्ता में बैठे फर्जी मसीहाओं के जरिए आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज अगर मैं अपनी बात को रख रहा हूं तो इसी शिक्षा की वजह से रख रहा हूं कि मुझे शिक्षित होने का मौका मिला है और मैं लोगों की समस्या को समझ सकता हूं और सरकार को समझा सकता हूं। मैंने ये कहा पार्लियामेंट में कि अगर इस देश को बदलाव करना है तो हेल्थ पॉलिसी में सुधार की जरूरत है। पूछा गया कैसी होनी चाहिए? मैंने कहा होनी ऐसी चाहिए कि गरीब के बच्चों को भी, गरीब आदमी को भी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए सरकार कहती है कि हमने बड़े अच्छे सरकारी अस्पताल बना दिए हैं। बिहार के लोगों को तो मैं ये कहूंगा कि मैंने बाढ़ में आपके तैरते हुए हॉस्पिटल देखे, मैंने आप छोड़िए गया को छोड़िए, मोतिहारी को छोड़िए, बक्सर को छोड़िए, मैंने तो पटना के हॉस्पिटलों में 2-2 फीट पानी भरा हुआ देखा है, स्ट्रेचर तैरती हुई देखी है, दवाइयां तैरती हुई देखी है। यही डबल इंजन की सरकार का विकास अभियान है। तो मैंने ये कहा, गौर करके सुनना, मैंने कहा कि जो नेता गरीबों से कहते हैं, जनता से कहते हैं कि आपके लिए अच्छे अस्पताल बनवा दिए हैं, उन नेताओं का इलाज भी उन्हीं अस्पतालों में होना चाहिए। नेताओं का इलाज तो प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, विदेशों में जाके होता है, फोर्टिज में होता है, मैक्स में होता है, और गरीबों का इलाज सरकारी अस्पताल में होता है।
जहां डॉक्टर नहीं है, जहां दवाई नहीं है, डॉक्टर के पास जाओगे तो ऐसा व्यवहार करेगा। सब डॉक्टर तो बुरे नहीं है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये गरीब जबरदस्ती उनके अस्पताल में घुस गए, दवाई नहीं मिलेगी, गारंटी भी पीछे चली गई है। इसलिए मैं आपको एक ही गारंटी दे सकता हूं कि रोटी, कपड़ा, मकान, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को घर पे कुटीर उद्योग लगा के रोजगार, ये बहुत कोई बड़ा काम नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले समय में आप आजाद समाज पार्टी को अवसर देना। अगर 1 साल के अंदर ये काम करके नहीं दिखाया तो जो आप कहोगे वो बात हम लोग आप मुझे लंबे समय से कभी किस पार्टी को मौका देते आए हो, कभी आप किसी को बनाते हो, कभी आप किसी को बनाते हो और 5 साल तक आप इंतजार करते हो कि ये नेता किसी के बारे में ऐसे शब्द ना कहो जो आप अपने पिता के लिए नहीं सुन सकते। अगर सुन सकते हो तो कहो, मैं आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाना चाहता। हमेशा याद रखो, दूसरे के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करो जो आप अपने लिए सुन सकते हो। अगर नहीं सुन सकते हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो, क्योंकि हर आदमी सम्मान रखता है। हमारा उनका राजनीतिक विरोध है, उनके कार्यशैली अच्छी नहीं है, हम उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनके द्वारा बोले गए झूठ को बेनकाब कर सकते हैं, जनता के सामने उनकी असलियत को रख सकते हैं, लेकिन किसी को गलत कहना व्यक्तिगत रूप से ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो समझदार बने। साथ साथ मैं आपको ये कह रहा था कि